हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सविता गुप्ता, लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। वेलकम इन लर्न विद सविता। तो आज इस वीडियो में हम क्लास 9th की इंग्लिश बुक बी हाइव का चैप्टर द साउंड ऑफ द म्यूज़िक, जो एवेलिन ग्लीनी के बारे में है, जिनके बारे में कहा गया है लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग। वो साउंड को बिना कान से सुनती थी, समझती थी, फील करती थी। इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। तो चैप्टर पर आने के पहले जो इसके मेन कैरेक्टर्स हैं हम उनको देख लेते हैं। तो ये जो चैप्टर है, इसकी जो मेन नायिका हैं वो कौन है? एवेलिन ग्लीनी। तो इनके बारे में हम जानते हैं कि बर्थ नेम इनका क्या है, पूरा नाम क्या था? एवेलिन एलिजाबेथ एन ग्लीनी। और इनका जन्म जो है जुलाई 1965 में स्कॉटलैंड के एबरडीनशायर नाम की जगह पर हुई थी। बाय प्रोफेशन ये कौन थी? परकास्टनिस्ट थी, यानी कि वाद्य यंत्र वादक थी, जैसा कि आपको यहाँ पिक में दिख रहा है। ठीक है, तो लाइफ की अचीवमेंट क्या थी? ढेरों इनको पुरस्कार मिले थे, लेकिन सबसे बड़ी जो अचीवमेंट थी, हैव मास्टरी ओवर 1000 परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे विश्व के लगभग 1000 वाद्य यंत्रों को पूर्ण निपुणता से ये बजा लेती थीं। और साथ ही इनके जीवन पर, इनके लाइफ पर एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था टच द साउंड। तो ये जो चैप्टर है ये वास्तव में एक इंटरव्यू है जिसे डेबोरा काउली ने एवेलिन का इंटरव्यू लिया है, और जो कुछ भी एवेलिन ने डेबोरा काउली को बताया था वही इस चैप्टर में लिखा गया है। तो कौन थी? तो डेबोरा काउली वॉज ए फ्रीलांस राइटर एंड ब्रॉडकास्टर। डेबोरा काउली जो थी एक स्वतंत्र लेखिका थी और एक ब्रॉडकास्टर भी थी। She also worked as a reporter for CBC रेडियो in Washington. वो वॉशिंगटन में CBC रेडियो यानी कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन जो है वहाँ पर एक रिपोर्टर के रूप में भी काम करती थी। तो हम एवेलिन ग्लीनी कौन है, क्यों इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, है ना, ये हम थोड़ा सा रेफरेंस जान लेंगे तो हमको लेसन को समझने में काफ़ी जानकारी, काफ़ी आसानी हो जाएगी। किसी भी स्टोरी को समझने के लिए उसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो सबसे पहले हम इस की भूमिका को बता रहे हैं। ये एक इंस्पिरेशनल चैप्टर है जो बताता है कि एवेलिन ग्लीनी जो 11 साल की होते होते कानों के नर्व के डैमेज होने के कारण धीरे धीरे उनको सुनाई देना बिल्कुल बंद हो गया। वो पूर्ण रूप से बहरी हो गईं, पर अपनी इस शारीरिक अक्षमता से निराश होने के बजाय उन्होंने एक सामान्य जीवन जीने और संगीत जो कि उनका पैशन था उसी में आगे बढ़ने का फैसला किया। म्यूज़िक टीचर रॉन फॉर्ब्स की मदद से उन्होंने साउंड वाइब्रेशन को कानों से सुनने के बजाय बॉडी पार्ट्स शरीर के विभिन्न हिस्सों से फील करना सीखा। अपने टैलेंट को चैनलाइज करने के लिए लंदन के रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक को ज्वाइन किया और वहाँ उनके परफॉर्मेंस के लिए उन्हें ढेरों पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके म्यूज़िक कंसर्ट्स नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पर होते थे। उन्होंने लगभग 1000 वाद्य यंत्रों के वादन में महारत हासिल की, पर उन्होंने कभी भी अपनी उपलब्धियों का घमंड नहीं किया। उनके जीवन का मूल मंत्र था कि अपने लक्ष्य को पहचानो, उसे साधो और तब तक प्रयास करते रहो जब तक वो पूर्ण परफॉर्मेंस के साथ तुम्हें, पूर्ण परफेक्शन के साथ तुम्हें प्राप्त न हो जाए। परेशानी हो, कितनी भी विषम परिस्थितियाँ क्यों ना हो, अगर दृढ़ निश्चय और लगन के साथ हम काम करें तो हम उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। एवेलिन ग्लीनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। तो ये एक इंटरव्यू है और इस इंटरव्यू में एवेलिन ग्लीनी
जिनका इंटरव्यू डोबेरा काउली ले रही हैं, उनको बताती हैं कि किस डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क से उन्होंने अपने जीवन में ढेरों उपलब्धियां प्राप्त की। It's an interview between Dobera Cowley and Evelyn. What Evelyn tells about her problems, her feelings, her determination and hard work, her achievement is all given in this chapter. तो वो बताती हैं कि उन्होंने अपने जीवन में ढेरों उपलब्धियां प्राप्त की। इस दौरान उन्होंने किन किन परेशानियों का सामना करना किया और उन परेशानियों का सामना करते समय उन्हें क्या फीलिंग उनके मन में आती रही, यही सब कुछ इस इंटरव्यू में उन्होंने डोबेरा काउली को बताया है। तो एक तरह से आप देख लीजिए कि डोबेरा काउली ने ही इस चैप्टर को लिखा है, वो ही इस राइटर हैं और ये किसके बारे में है, एवेलिन ग्लीनी के बारे में है। देयर वॉज ए बिग क्राउड ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। ए थिन गर्ल about 17 was about to waiting for the train। तो थोड़ा सा आगे का हम देखते हैं कि एक अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म है, उस पर काफ़ी भीड़ भाड़ है, काफ़ी गहमा गहमी है और वहीं पर एक दुबली पतली लगभग 16-17 साल की टीनेजर लड़की खड़ी है और वो थोड़ा सा काफ़ी नर्वस लग रही थी। ठीक है, नर्वस तो थी ही, साथ साथ उत्साही भी थी। नर्वस वो इसलिए थी कि ये ट्रेन उसे लंदन के रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में ले जाने वाली थी और एक्साइटेड इसलिए थी कि रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक को ज्वाइन करना उसका एक सपना था जो सच होने जा रहा था। ठीक है, तो वो छोटी लड़की स्कॉटिश ओरिजिन की थी और उसके लिए रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक जाना बहुत बड़ी बात थी। और उससे भी बड़ी बात ये थी कि वो छोटी सी लड़की 15-16 साल की, वो बिल्कुल सुनाई उसे कुछ नहीं देता था, वो एक बहरी थी, लेकिन अपनी इस दिव्यांगता के बावजूद उसने एक सामान्य बच्चे का जीवन जीने और अपने म्यूजिशियन बनने का इरादा, जो कि उसका पैशन था, ये उसने बिल्कुल पक्का कर लिया था कि वो म्यूजिशियन अपनी लाइफ में ज़रूर बनेंगी। नेक्स्ट, शी वॉज नर्वस येट एक्साइटेड एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। इट वॉज सो बिकॉज दैट शी वॉज प्रोफाउंडली डीफ। शी वॉज प्रोफाउंडली डीफ। तो दूर से उसने प्लेटफॉर्म पर आती हुई ट्रेन के वाइब्रेशन को महसूस किया। वाइब्रेशन महसूस करने की बात इसलिए कही गई है क्योंकि उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता था, वो पूर्णतः बहरी थी और चीज़ों के मूवमेंट को वो उनके कंपन से महसूस कर पाती थी। नेक्स्ट है कि 8 ईयर ओल्ड एवेलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो ऑन द स्टेज। तो एवेलिन के बारे में थोड़ा सा हमने जान लिया कि वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक ट्रेन से जाने वाली थी और वो पूर्ण रूप से क्या थी, डीफ थी। थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में चलते हैं, एवेलिन की स्टोरी हम शुरू से जानने की कोशिश करते हैं। 8 years old एवेलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो ऑन द स्टेज। एवेलिन जन्म से बहरी नहीं थी। 6-7 साल की उम्र तक तो वो अच्छी भली थी, सब कुछ बढ़िया सुनाई देता था। फिर धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसे सुनाई देने में कुछ समस्या हो रही है, पर जैसा कि बच्चे करते हैं कि अपनी कमी को वो किसी को बताना नहीं चाहते हैं, तो उसने भी अपने इस बहरेपन को अपने फ्रेंड्स से, अपने टीचर से छुपा लिया और वो ऐसा प्रिटेंड करती रही, दिखावा करती रही कि नहीं उसे तो सब सुनाई देता है। तो एक बार जब वो लगभग 8 साल की थी और उसे पियानो पर परफॉर्मेंस देना था, तो उसकी मम्मी, जिनका नाम इसाबेल ग्लीनी थी, वो भी उसके साथ थी। When her name was called, she didn't give any response। लेकिन जब परफॉर्मेंस के लिए जब एवेलिन ग्लीनी का नाम पुकारा गया तो वो चुपचाप बैठी रही, उसने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी।
ठीक है। तो ये बात उसकी माँ को थोड़ा सा अजीब सा लगा। हर मदर इज़ाबेल ग्लीनी नोटिस्ड इट बट थॉट शी माइट मे बी थिंकिंग समथिंग। तो उसने उसकी माँ को थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद इसका ध्यान इधर उधर होगा या हो सकता है कुछ सोच रही हो, इसलिए उसने धीरे से एवेलिन को हिलाया और कहा कि जाओ, तुम्हारा नाम बुलाया जा रहा है और जाकर परफॉर्म करो। तो हल्का सा उन्हें डाउट तो हुआ, लेकिन बात फिर आई गई हो गई। तो एवेलिन जो है वो 11 साल की उम्र तक अपने बहरेपन को टीचर्स और फ्रेंड्स से छुपाने में सफल रही, बट बिकॉज ऑफ हर ग्रोइंग डीफनेस हर मार्क्स इन एग्ज़ाम बिगेन टू लिसन। लेकिन चूँकि उसे क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है ये बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता था, तो इस कारण से धीरे धीरे वो पढ़ाई में पिछड़ने लगी। एग्ज़ाम में उसके मार्क्स काफ़ी कम आने लगे। तो अब क्या होता है कि हर हेड मिस्ट्रेस ऑफ द स्कूल टोल्ड हर मदर टू कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट। तो नंबर कम आने के कारण जो उनकी स्कूल की हेड मिस्ट्रेस थी उसके पेरेंट्स को बुलाई। उसकी मम्मी जब आई तो उन्होंने कहा कि आपकी लड़की धीरे धीरे एग्ज़ाम में ठीक नहीं कर पा रही है, तो आप ऐसा करिए, इसको किसी स्पेशलिस्ट को ले जाइए और इसका अच्छे से चेकअप करवाइए। आफ्टर चेकअप द स्पेशलिस्ट केम टू नो दैट हर hearing loss was due to gradual nerve damage, auditory nerve। तो उसको डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने ईयर स्पेशलिस्ट यानी कान के जो डॉक्टर थे उनके पास रेफ़र कर दिया। तो जब स्पेशलिस्ट ने उसका पूरी तरह से चेकअप किया तब उसने पाया कि इसके कान की जो नर्व होती है जो साउंड वाइब्रेशन को ब्रेन तक ले जाती है, ऑडिटरी नर्व, ये धीरे धीरे डैमेज हो गई है, जिसके कारण इसे धीरे धीरे सुनाई देना पूरी तरह बंद हो गया है। द स्पेशलिस्ट एडवाइज्ड हर टू यूज़ हियरिंग एड। हियरिंग एड यानी कि श्रवण यंत्र। आप देखिए ये फ़ोटो में ये बच्ची ने कान में कुछ इस टाइप से ब्लूटूथ टाइप का पहन रखा है। तो ये एक हियरिंग ऐड होता है जो साउंड को एम्पलीफाई कर देता है और सुनाई देने लगता है ना। तो इस वजह से जो स्पेशलिस्ट थे उन्होंने एवेलिन के पेरेंट्स को सलाह दी कि इसको हियरिंग एड्स पहनाया जाए ताकि ये ठीक तरीके से सुन पाए। हर मदर वॉज ऑल्सो एडवाइज टू सेंड हर टू द स्पेशल स्कूल फॉर डीफ चिल्ड्रेन। साथ ही स्पेशलिस्ट ने उसकी मम्मी को सलाह दी कि इसे जो स्पेशल स्कूल होता है डीफ बच्चों के लिए, उनके वहाँ पर एडमिशन दिलवा दे ताकि स्पेशल ढंग से इसकी पढ़ाई अच्छी तरह हो सके। इट वॉज ए थंडर बोल्ट फॉर हर बट शी डिसाइडेड नॉट टू गिव अप। ठीक है, जब एवेलिन को अपने बहरे होने का पता चला और उसने सुना कि स्पेशलिस्ट उसको हियरिंग एड्स पहनाने को कह रहे हैं और उसको सलाह दी जा रही है कि इसे स्पेशल स्कूल भेजा जाए, तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ा शॉक था। वो एक गहरे डिप्रेशन ने उसको घेर लिया। शी डिसाइडेड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ लाइक अदर चिल्ड्रेन एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। लेकिन एवेलिन तो एवेलिन थी, उसने कभी भी हार ना मानने की ठान ली और उसने निश्चय किया कि वो किसी भी स्पेशल स्कूल में पढ़ने नहीं जाएगी, ना कोई हियरिंग ऐड पहनेगी, बल्कि एक सामान्य बच्चे की तरह नॉर्मल लाइफ जिएगी और संगीत जो कि उसका शौक़ है, उसका पैशन है, उसी में वो आगे बढ़ेगी और एक बहुत बड़ी म्यूजिशियन बनेगी। वन डे शी सॉ ए गर्ल प्लेइंग जाइलोफोन। एक दिन उसने स्कूल में एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा। जाइलोफोन एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें जब उसके तारों को लकड़ी के हैमर से धीरे धीरे बजाया जाता है तो उसमें से काफ़ी मधुर ध्वनि निकलती है। शी ऑल्सो एक्सप्रेस्ड हर डिज़ायर टू प्ले इट बट हर टीचर्स felt that she would not be able to play it because of her impaired hearing। तो उसने जब उस लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा तो
उसने भी बजाने की इच्छा व्यक्त की। तो उसके टीचर्स ने कहा कि चूँकि उसे सुनाई नहीं देता है, इसलिए उसे जाइलोफ़ोन बजाने में मुश्किल आएगी, ऐसा मत करो। वो बहुत ज़्यादा निराश हो गई। तो एक तरह से टीचर्स ने उनको हर्ट किया और ये चीज़ एवेलिन को अच्छी नहीं लगी। But Ron Forbes, the music instructor of her school, recognized her talent. तो दूसरे टीचर्स ने तो उसे सपोर्ट नहीं किया, लेकिन उसके स्कूल के जो म्यूज़िक टीचर थे रॉन फॉर्ब्स, है ना, उन्होंने एवलिन का म्यूज़िक के प्रति कितना इंटरेस्ट है वो जानते थे, और साथ ही वो उसके अंदर छिपे इस टैलेंट को, इस पोटेंशियल को पहचान लिया। He told her not to hear sound through ears. तो उन्होंने एवेलिन को सलाह दी, समझाया, इशारों से समझाया कि अगर तुम्हें सुनाई नहीं देता है तो कोई बात नहीं, साउंड को कान से मत सुनो, बल्कि किसी और तरह से सुनने और महसूस करने की कोशिश करो। इशारों में उन्होंने समझाया। He trained Evelyn to sense the music through different parts of her बॉडी, और साथ ही उन्होंने एवलिन को शरीर के विभिन्न हिस्सों से म्यूज़िक के वाइब्रेशन को महसूस करने की ट्रेनिंग दी। रॉन फॉर्ब्स ट्यून्ड 2 ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स एंड टोल्ड हर ट्राई टू फील द वाइब्रेशन ऑफ द साउंड इन सम अदर वे, दैट मीन्स थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। तो रॉन फॉर्ब्स बहुत अच्छा ड्रम बजाते थे। उन्होंने 2 ड्रम लिए और दोनों ड्रमों को अलग अलग सुर में ट्यून किया, जिससे उसको बजाने पर अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन निकली। तो रॉन फॉर्ब्स ने ड्रम की आवाज़ को कहा, उन्होंने एवलिन को इशारों में समझाया कि ड्रम की आवाज़ को कान से मत सुनो, बल्कि ड्रम से निकलने वाले वाइब्रेशन को शरीर के अलग अलग अंगों से महसूस करने की कोशिश करो। तो आपने भी कभी सुना होगा ना, डीजे वगैरह जब बहुत तेज़ बजता है तो धमक आपके दिल पे लगती है, कभी पेट पे लगती है, कभी सिर पे लगती है। तो इसी धमक को और धमक में छुपे वाइब्रेशन को पढ़ो, इस चीज़ को उन्होंने एवेलिन को फील करवाने की कोशिश की। Suddenly she realized she could feel higher notes of the drum from the waist up and lower notes of the drum from the waist down. तो एवेलिन को शुरू में तो कुछ भी समझ में नहीं आया, ऐसा भी नहीं हुआ कि कुछ सुनाई दे रहा हो, बजाने पर सुनाई तो देता नहीं था, लेकिन थोड़े समय के बाद उसने ये महसूस किया कि कमर के ऊपर कुछ सेंसेशन वो महसूस कर पा रही है, कमर के नीचे भी कुछ सेंसेशन महसूस कर पा रही है। तो उसने ये पाया कि वो ड्रम जो हायर नोट पर ट्यून है, वो कमर के ऊपर वाले हिस्से में वाइब्रेशन पैदा कर रहा है, और वो ड्रम जो लोअर नोट पर ट्यून है, वो कमर के नीचे वाले हिस्से में वाइब्रेशन पैदा कर रहा है। तो इस तरह से उसने सफलता थोड़ी सी प्राप्त की कि वाइब्रेशन को अपने शरीर से महसूस करना शुरू किया। रॉन फॉर्ब्स रिपीटेड दिस एक्सरसाइज अगेन एंड अगेन। तो उसने ये महसूस करना तो सीख लिया, अब इस चीज़ को काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए होती थी। रॉन फॉर्ब्स ने इस एक्सरसाइज को जारी रखा। एवेलिन सैड, आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू द साउंड एंड वाइब्रेशन। तो बाद में एवेलिन बताती हैं कि इस चीज़ को महसूस करने के बाद मैंने अपने माइंड को, अपनी बॉडी को इस तरह सेट कर लिया कि मैं अपने शरीर के हर अंग से साउंड के वाइब्रेशन को फील करने लगी। रेस्ट डिपेंड्स ऑन माई शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और बाकी जो कुछ बचता था, आगे बढ़ने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ये मेरे दृढ़ निश्चय और मेरे कठिन परिश्रम के ऊपर कठिन परिश्रम के ऊपर निर्भर करता था, है ना। देन शी नेवर लुक्ड बैक।
ठीक है। अब चूँकि वो वाइब्रेशन को महसूस करने में और पहचानने में सक्षम हो गई, तो अब अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अच्छे म्यूजिशियन बनने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए उसे काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत थी, और ज़रूरत थी एक प्रॉपर गाइडलाइन की, एक ऐसे इंस्टीट्यूशन की जो उसके जो टैलेंट को शेप कर सके, उसे चैनलाइज्ड कर सके, है ना। तो अब क्या होता है, शी नेवर लुक्ड बैक। यहाँ तक पहुँच करके एवेलिन ने पीछे मुड़ करके कभी नहीं देखा, वो आगे ही बढ़ती गई। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड, एट द एज ऑफ 16 शी toured the United Kingdom with a youth orchestra and she decided to make music her life. ये एवलिन का हार्ड वर्क था, जो अब अलग अलग ट्यून पर वो ड्रम और दूसरे ढेर सारे इंस्ट्रूमेंट को बजाने में पारंगत हो गई। और जब वो 16 साल की हुई, तब उसने एक यंग ऑर्केस्ट्रा ग्रुप को ज्वाइन किया और पूरे यूके का टूर उसके साथ में किया, और उसने तय कर लिया ये बात कि संगीत को ही वो अपना जीवन बनाएगी, यही उसका कैरियर है। तो बच्चों, देखा आपने, अगर किसी भी चीज़ को करने की ठान लो और सच्चे दिल से, सच्ची लगन से उसे पूरा करने की कोशिश करो, तो कुछ भी असंभव नहीं है। सूनर या लेटर सफलता ज़रूर मिलती है। शी ऑडिशन्ड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन। ठीक है। तो अब देखिए कि संगीत को एवेलिन ने अपना कैरियर बना लिया, संगीत ने उसके कैरियर का रास्ता खोल दिया। अब ज़रूरत थी उसे एक ऐसे इंस्टीट्यूशन की जो उसके टैलेंट को चैनलाइज्ड कर सके। इसके लिए उसने लंदन के रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में ऑडिशन दिया। There she scored the highest marks in the history of Royal Academy of Music, और रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक के हिस्ट्री में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने का रिकॉर्ड एवेलिन ने बनाया। Now she gradually moved from orchestral work to solo performance. एवेलिन अब चूँकि वाइब्रेशन को महसूस करने, उसे पहचानने में सक्षम हो चुकी थी, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी काफ़ी बढ़ चुका था, कई तरह के इंस्ट्रूमेंट को वो बजाने लगी थी, तो अब वो ऑर्केस्ट्रा से थोड़ा आगे बढ़ कर के सोलो परफॉर्मेंस देने लगी। After her 3-year course, she had captured most of the top awards of the academy. Now she was the world's most wanted multi-percussionist. ठीक है। तो अब देखिए कि रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक का जो कोर्स था वो 3 साल का कोर्स था। तो इस 3 साल के म्यूज़िक कोर्स के दौरान एकेडमी के लगभग सभी शीर्ष के पुरस्कारों को एवेलिन ने अपने नाम किया, सारे पुरस्कारों को उसने जीत लिया। अब उसने कई तरह के वाद्य यंत्रों को बजाने में भी महारत हासिल कर ली थी। अब वो एक ऐसे प्रसिद्ध विभिन्न वाद्य यंत्र वादक के रूप में उभर रही थी जिसकी मांग विश्व के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए हमेशा बना रहता था। स्टिल शी इज़ नॉट प्राउड ऑफ हर अचीवमेंट्स। इतना सब होने के बाद भी, इतनी उपलब्धियों के बाद भी एवेलिन को अपने ऊपर कोई घमंड नहीं था। अकॉर्डिंग टू हर, इफ़ वन नोज वंस गोल वन कैन गेट इट। एवेलिन के अनुसार, अगर आप अपने लक्ष्य को पहचानते हैं तो आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। नाउ शी इज़ एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड ऑफ म्यूज़िक। आज वो संगीत की दुनिया में शीर्ष पर थी। शी हैज़ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स एंड द हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। अब वो लगभग 1000 वाद्य यंत्रों को पूरे महारत से बजा लेती थी और अपने व्यस्ततम अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों को भी संपन्न करती थी। और ये
तो आप देख रहे हैं कि किस तरह वो अपने काम को करती थी। तो यही एवेलिन की लाइफ का मूल मंत्र था। इसी को फॉलो करके वो इतना आगे बढ़ी। शीघ्र ही वो सबसे ज़्यादा मांग वाली वाद्य यंत्र वादक बन गई। Dobera Cowley says, "It's amazing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing." ठीक है, तो अब आप देखिए कि इस इंटरव्यू के दौरान एवेला काउली कहती हैं कि ये देखना कितना दिलचस्प है कि एवेलिन बिना सुने कितनी सहजता से किसी काम को करती हैं। इन आवर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड ए वर्ड। हमारा ये इंटरव्यू 2 घंटे चला और 2 घंटे के इस चर्चा के दौरान उन्होंने एक शब्द को भी मिस नहीं किया, एक शब्द को भी छोड़ा नहीं, एक क्वेश्चन को नहीं छोड़ा, हर चीज़ का उन्होंने एफिशिएंटली जवाब दिया। एवेलिन टोल्ड, "आई फील डिफ़िकल्टी विद ए मैन विद बुशी बियर्ड।" ठीक है, डोबरा कॉली से तो बड़े ही एफर्टलेसली बातचीत कर रही थी, लेकिन एवेलिन फिर हंसते हुए बताती हैं कि ऐसे आदमी जिनके चेहरे पर घनी दाढ़ी हो, मुझे उनसे बात करने में थोड़ी परेशानी होती है। इट वॉज बिकॉज शी कम्युनिकेट्स विद ए पर्सन थ्रू देयर लिप रीडिंग एंड वॉचिंग फेशियल एक्सप्रेशन। एक्चुअली क्या है कि वो चूँकि बहरी थी, उन्हें सुनाई नहीं देता था कि सामने वाला क्या कह रहा है। तो सामने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है, इस चीज़ को उस व्यक्ति के लिप रीडिंग से, उसके फेशियल एक्सप्रेशन, उसके आँखों के हाव भाव से वो समझती थी। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसके चेहरे पे घनी दाढ़ी हो, है ना, उसके बात को वो नहीं समझ पाती थी इतने इफ़ेक्टिवली, क्योंकि उनके चेहरे पे दाढ़ी थी और फेशियल एक्सप्रेशन या लिप मूवमेंट वो नहीं देख पाती थी। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद ए स्कॉटिश टिल्ट। अपने बोलने के संबंध में कि वो कितने अच्छे से बोल लेती हैं, तो एवेलिन का जो स्कॉटिश वे ऑफ स्पीकिंग था वो काफ़ी शुद्ध था। विदाउट एनी मिस्टेक वो बड़े अच्छे से बोलती थी। शी सेज, "माई स्पीच इज़ सो क्लियर बिकॉज आई कुड हियर इट टिल आई वॉज 11।" और इसके लिए वो बताती हैं कि मैं इतने अच्छी तरीके से इसलिए बोल लेती हूँ क्योंकि मैं 11 साल की उम्र तक बहुत अच्छी तरह सुन पाती थी। इंस्टेड ऑफ हर डीफनेस शी ऑल्सो मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज, बट हाउ इट्स मिस्ट्री। तो ये तो समझ में आता है कि उसने 11 साल की उम्र तक इस लैंग्वेज को सुना था, तो उसे बहुत अच्छी तरह बोल भी पाती थी। लेकिन फ्रेंच और बेसिक जापानीज़ भी उसने सीखा। फ्रेंच और बेसिक जापानी बोलना उसने तब सीखा जब वो बिल्कुल सुन नहीं पाती थी। ठीक है, तो ये एक असंभव सी बात थी। सोचिए ज़रा उसकी लगन और मेहनत की, है ना, कि कितनी कोशिश उसने की होगी। सच कहते हैं कि कोशिश करने से हर काम संभव हो जाता है। सच ही कहा है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। शी सेज अबाउट म्यूज़िक, म्यूज़िक पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। अब अगर म्यूज़िक की बात करें तो एवेलिन बताती हैं कि मेरी शरीर के हर हिस्से से मैं म्यूज़िक को फील करती थी। मेरी स्किन, ये देखिए स्किन है, चिक बोन्स गाल की इन हड्डियों से, या फिर अपने बालों से, मैं सब तरह से, हर जगह से, शरीर के हर हिस्से से म्यूज़िक को फील कर पाती थी। She also says, "When I play the xylophone, I can sense the sound passing up the stick into my fingertip." वो ये भी कहती हैं कि मैं जब ज़ाइलोफोन बजाती थी, तो जब लकड़ी के हैमर्स को तारों पर मैं टच करती थी, तो उससे निकलने वाली वाइब्रेशन को
लकड़ी के हैंडल से हो करके हाथ में आते हुए और उंगलियों के शीर्ष पर, उंगलियों के सिरों पर भी मैं महसूस कर पाती थी। She feels the sound of the drum when she leans against drum and can feel the resonance flowing through into her body. तो जब वो ड्रम के ऊपर झुक करके ड्रम को बजाती थी तो ड्रम की आवाज़ को अपनी अपर बॉडी से हो करके अपने अंदर उतरता हुआ महसूस करती थी। She removes her shoes on the wooden stage to feel the vibration of the sound. इतना ही नहीं कि जब वो वुडन स्टेज पर परफॉर्म करती थी तो अपने शूज़ को उतार देती थी ताकि नंगे पैरों से वाइब्रेशन को वो फील कर सकें। ये देखिए ड्रम बजाते समय वो उनको जब इसके ऊपर झुकती थी तो धमक जो है वो शरीर के अंदर उतरता था। Not surprisingly, Evelyn delights her audience. तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनके कार्यक्रम को देखने आए जो ऑडियंस हैं वो हमेशा उनके कार्यक्रमों को एंजॉय करते थे। ऑडियंसेस चीयर अप अ लॉट ड्यूरिंग हर परफॉर्मेंस। तो संगीत के इस कार्यक्रमों के माध्यम से एवेलिन ने करोड़ों लोगों को खुशियाँ दी। एवेलिन को परफॉर्म करते देखकर उनके ऑडियंस को कभी नहीं लगता कि एक ऐसी लड़की सामने परफॉर्म कर रही है जिसे सुनाई नहीं देता, बल्कि उन्हें तो ऐसा लगता था कि एक महान संगीतज्ञ का कार्यक्रम वो सुन रहे हैं। In 1991, she bagged the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. 1991 में रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटी ने उसे सोलोइस्ट ऑफ द ईयर के प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान था। मास्टर परकाशनिस्ट जेम्स ब्लेंड सेज, मास्टर परकाशनिस्ट खुद एक बहुत अच्छे ड्रम वादक थे, जेम्स ब्लेंड, उन्होंने कहा, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। उन्होंने एवेलिन के लिए कहा कि भले ही ईश्वर ने उससे उसकी सुनने की क्षमता ले ली है, पर बदले में उसे कुछ ऐसा दिया है जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, अद्भुत है, अद्वितीय है। What we hear, she feels through her soul far more deeply than any of us. हम कानों से जो सुनते हैं वो उस चीज़ को अपने दिल से महसूस करती है। That is how she express music so beautifully. और वो इतनी अच्छी तरह अपने दिल की गहराइयों से उसे महसूस करती है कि इसी महसूसात को, इसी एहसास को वो संगीत में ढाल देती है और इतनी खूबसूरती से संगीत में वो उसे व्यक्त करती है। She toured round the world for concerts with a very hectic schedules and became a kind of workaholic. इस इंटरव्यू में एवेलिन ने डोबेरा काउरी से बताया कि वो वर्कहोलिक हैं, उन्हें काम करने का नशा है। With a very hectic schedule and became a kind of workaholic. She says, I have to work harder than any classical musicians to learn something new. साथ ही वो डोबेरा काउली से ये भी कन्फेस करती हैं वहाँ कि एक सामान्य म्यूज़िशियन को कोई चीज़ को सीखने में जितना समय लगता है, उन्हें उसी चीज़ को सीखने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि उन्हें सुनाई नहीं देता है। Apart from this, she gives free concerts in prisons and hospitals. संगीत के नियमित कार्यक्रमों के अलावा वो जेल के कैदियों के लिए और अस्पताल के मरीज़ों के लिए भी फ्री संगीत का प्रोग्राम अरेंज करती थी। ठीक है, क्योंकि उनका ये मानना था कि उनके बोरिंग लाइफ स्टाइल में
ये डेली रूटीन से हटकर संगीत का भी आनंद लेने का अवसर उन्हें मिलना चाहिए और ये संगीत उनकी मानसिकता को भी बदलने में सहायक होगा। She also gives high priority to the classes for young musicians. इतना ही नहीं, वो जानती थी कि संगीत एक ऐसा विषय है जो व्यक्ति को कंसंट्रेट करता है और व्यक्ति के माइंड में स्थिरता ला करके आगे बढ़ने में मदद करता है। तो वो संगीत को बढ़ावा देने के लिए जो यंग म्यूजिशियंस थे उनको उच्च प्राथमिकता देती थी और अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से जब भी उन्हें मौका मिलता था वो उन्हें ज़रूर सिखाती थी। Anne Richlin of the Beethoven Fund for Deaf Children says, she is a shining inspiration for the deaf children. They see that there is nowhere that they cannot go. तो बेथोवेन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन, इसमें काम करने वाली एन रिचलिन कहती हैं कि वहाँ जो बच्चे हैं जो सुन नहीं सकते हैं, एवेलिन उनके लिए प्रेरणा की स्रोत है। एवेलिन की उपलब्धियों को देखकर वे डीफ बच्चे सोचते हैं कि अगर एवेलिन इतना कुछ कर सकती है तो वो क्यों नहीं कर सकते, वो भी ज़रूर कर सकते हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जहाँ पर वे नहीं पहुँच सकते हैं। अगर एवेलिन कर सकती है तो हम भी, क्योंकि एवेलिन भी हमारी तरह है। तो दृढ़ निश्चय के साथ अगर हम भी मेहनत करें तो हम भी सब कुछ हासिल कर सकते हैं। ठीक है, काम करने पर ही सफलता मिलती है। अगर असफल होते हैं कितनी बार होंगे, 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार, लेकिन कभी न कभी सफलता ज़रूर मिलेगी। In this way, Evelyn soon became the shining superstar and inspiration for not only the disabled ones but for all. तो इस तरह से एवेलिन न सिर्फ डिसेबल लोगों के लिए बल्कि सक्षम लोगों के लिए भी एक सुपरस्टार और प्रेरणा की स्रोत बन गई। She achieved more than most people twice her age. इस उम्र में एवेलिन की उपलब्धियां इतनी थीं कि इतनी उपलब्धियां तो शायद उससे दोगुनी उम्र के व्यक्तियों के पास भी नहीं थीं। She has brought percussion to the front of orchestra and demonstrated that it can be very moving. एक ऑर्केस्ट्रा में जो इंस्ट्रूमेंट सबसे पीछे होता है वो उन्हें भी फ्रंट पोजीशन पर लाई और उस पर प्ले किया और लोगों को बताया कि इन इंस्ट्रूमेंट के सुर भी दिल को छू लेने वाले हैं और इनसे निकलने वाला संगीत भी मार्मिक है। एवेलिन हैज़ अर्न ए ग्रेट नेम इन ऑर्केस्ट्रा। तो इस तरह एवेलिन ने ऑर्केस्ट्रा में खूब नाम कमाया। Evelyn has earned a great name in orchestra. She has inspired those who are handicapped and made them believe that if should be done, if she could done, why not they? तो इस तरह से एवेलिन ने दिव्यांग लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बनी। एवेलिन के हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन ने इन दिव्यांग लोगों को एक रास्ता दिखाया कि अगर एवेलिन आगे बढ़ सकती है तो वो भी अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इतना ही नहीं, एवेलिन ने अपने पूरे जीवन में करोड़ों लोगों को अपने संगीत के माध्यम से खुशियाँ दी। तो यहीं पर एवेलिन का इंटरव्यू ख़त्म होता है और साथ ही ये चैप्टर भी। मोरल अगर देखें तो इस स्टोरी का ये है कि एवेलिन न सिर्फ दिव्यांग बल्कि सक्षम लोगों के लिए भी एक इंस्पिरेशन थी कि कोई भी कठिन काम है बार बार करिए और तब तक करिए जब तक कि सफलता न मिल जाए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द हिंदी एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लेसन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।